रानी परी लाल परी को अपने पास बुलाती है। रानी परी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ लाल परी, तुम्हें एक काम करना है। हाँ बताइए, क्या काम है? मुझे एक फूल की तलाश है जो कि दूर पहाड़ी के पास मिलती है। वो फूल बहुत खास है। उस फूल में इतनी ताकत है कि वो तुम्हें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ वो फूल हमारे पास रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर वो फूल लेकर आ सकती हूँ। हाँ, मगर ध्यान से जाना, हो सकता है रास्ते में मुश्किलें आए। ठीक है, मैं समझ गई। एक काम करती हूँ, आज ही चली जाती हूँ। ठीक है, जाओ, मगर संभल कर। उस फूल को लाने के लिए लाल परी को एक पहाड़ी से गुजरना था। वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी। ये पहाड़ी तो बहुत ऊंची है, मगर इसे पार करना होगा, तभी तो उस फूल को ले पाऊंगी। लाल परी जब उस पहाड़ी के पास आई, तब न जाने अचानक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से लाल परी रास्ता भूल गई। अरे, मैं रास्ता कैसे भूल गई? अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी मुझे नहीं पता चल पा रहा है। क्या किसी शक्ति ने मेरे मस्तिष्क पर काबू कर लिया है? लाल परी खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर फिर भी वो आगे बढ़ी जा रही थी। लाल परी एक सुरंग के पास आ जाती है। वो सुरंग जादुई सुरंग थी। लाल परी उस जादुई सुरंग के अंदर जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक ताली की आवाज आती है और तुरंत चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। जादुई सुरंग के आगे से एक तेज रोशनी आ रही थी। वो रोशनी लाल परी को अपनी ओर खींचने लगी। लाल परी रोशनी की ओर खींचती चली जाती है और वो जादुई सुरंग के और भी ज्यादा अंदर चली जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? क्या कोई है? कोई मुझे सुन सकता है? उसी रोशनी के सहारे लाल परी एक अलग सी दुनिया में आ जाती है। लाल परी ने मुड़कर देखा तो पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। लाल परी एक खूबसूरत जगह पर आ गई थी। चारों तरफ झरने का पानी गिर रहा था। सुंदर सुंदर नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़ी दिखाई दे रहे थे। लाल परी एक नदी के पास आती है और उस नदी का पानी पीती है। वाह, इस नदी का पानी तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। लाल परी आगे बढ़ती है, तब उसे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। ऐसे पेड़ पौधे तो मैंने कभी नहीं देखा है। थोड़ा आगे जाने पर पेड़ पर लगे फल दिखाई देते हैं। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। क्या इन्हें खाकर देखूं? नहीं नहीं, रहने देती हूँ। पता नहीं कैसा फल होगा। लाल परी वो फल नहीं खाती है और वही आसपास घूमने लगती है। मगर घंटों तक घूमने के बाद भी उसे ना तो वहाँ कोई लोग दिखाई देता है और ना ही वहाँ से निकलने का रास्ता मिलता है। लाल परी घूमते घूमते थक जाती है, इसलिए एक और बैठ जाती है। लगता है अब मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, यही रहना होगा, वो भी अकेले। बैठे बैठे लाल परी को बहुत ज्यादा ही भूख लग जाती है। अब तो कुछ फल खाना ही पड़ेगा, बहुत जोर से भूख लग गई। लाल परी फल तोड़ कर लाती है और उन्हें खाने लगती है। वो फल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। फल खाकर लाल परी खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगती है और वो फल उसे बहुत शक्ति देता है। वापस लाल परी घूमने लगती है। वही एक बहुत विशाल पेड़ था और उस पेड़ से कुछ आवाजें आ रही थी। लगता है उस पेड़ के पास से ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। लाल परी उस पेड़ के पास आती है। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता। इतना कहते ही पेड़ का एक दरवाजा आ जाता है। अब इस दरवाजे के सहारे से मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। लाल परी तुरंत उस दरवाजे को खोलती है और उस दरवाजे के अंदर आ जाती है। उस दरवाजे के अंदर आते ही लाल परी ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ सब कुछ काला काला दिख रहा था। ये मैं कहाँ आ गई? लाल परी थोड़ा आगे बढ़ती है और तभी उसे कुछ अजीब सी चीज दिखती है। वहाँ सभी राक्षस लंबी लाइन लगाकर खड़े थे और एक बहुत ही भयानक दिखने वाला राक्षस सिंहासन पर बैठा था। सभी उसके सामने सर झुकाकर बैठे थे। ये सब देख लाल परी बहुत ज्यादा ही डर जाती है। अगर मैं इनके हाथ लग गई तो मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लाल परी उन सभी की नजरों से छिपकर एक कोने में बैठ जाती है। आखिर कब तक मैं यहाँ बैठी रहूंगी? ये कभी न कभी तो मुझे पकड़ ही लेंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वो भी इनकी नजरों से बचकर। लाल परी सभी से छिपकर आगे बढ़ने लगती है। तभी एक राक्षस की नजर लाल परी पर पड़ती है। कौन है वहाँ? कौन है?
लाल परी वहाँ से भागने लगती है, तभी सामने से कुछ और राक्षस आ जाते हैं और सभी मिलकर लाल परी को पकड़ लेते हैं। मालिक देखिए, हम किसे पकड़ कर लाए हैं। उन सभी राक्षसों का आका सिंहासन पर बैठा था। हाँ, ये तो परी है। क्या बात है, परी हमारे लोक में आई है। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। एक काम करो, अभी के अभी इसे बंदी बना लो। कुछ दिनों बाद इसकी सारी शक्तियाँ हम छीन लेंगे। लाल परी को बंदी बना लिया जाता है और कुछ राक्षस लाल परी की निगरानी में लग जाते हैं। अब तो मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। आखिर यहाँ से निकलूं तो कैसे निकलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से कुछ राक्षस तो मेरी निगरानी में लगे हुए हैं। कैसे निकलूं? लाल परी वापस वहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगती है। बहुत सोचने के बाद लाल परी एक तरकीब निकाल लेती है। ये राक्षस कभी न कभी तो यहाँ से जाएंगे। उसी वक्त मुझे अपना काम करना होगा। वो राक्षस कुछ समय के लिए वहाँ से जाते हैं। उसी वक्त लाल परी अपनी जगह पर खुदाई करने लगती है। लाल परी वहाँ खुदाई करने लगती है, तभी राक्षस वहाँ आ जाते हैं। क्या कह रही हो तुम? कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रही। राक्षस के आते ही लाल परी सब कुछ छिपा देती है। जब वो वापस वहाँ से जाते हैं, तब लाल परी वापस खुदाई शुरू कर देती है। खुदाई करके लाल परी एक सुरंग बना लेती है और उसी सुरंग के सहारे नीचे जाने लगती है। पता नहीं ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा। लाल परी आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे वही फूल दिखाई देता है जैसे फूल की बात रानी परी कर रही थी। ये फूल तो बिल्कुल वैसे ही फूल है जैसे रानी परी ने मुझे लाने को कहा है। लाल परी उस फूल को तोड़ती है। इधर राक्षस को पता चल जाता है कि लाल परी सुरंग बनाकर वहाँ से भाग निकली है। राक्षस भी उसी सुरंग के सहारे लाल परी का पीछा करने लगते हैं। वो तुरंत ही लाल परी के पास आ जाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गए? अभी इनसे ही बचकर तो भागी थी, अब वापस भागना पड़ेगा। लाल परी उस फूल को अपने साथ लेकर भागने लगती है। कहाँ भाग रही हो? भाग लो, जहाँ तक भागना है, लेकिन हमसे बच नहीं पाओगी। सभी राक्षस लाल परी के आगे आ जाते हैं और अब लाल परी को वहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलता है। जैसे ही राक्षस लाल परी के आगे उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही लाल परी को रानी परी की बात याद आती है कि ये फूल हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल से बचा सकता है। लाल परी उस फूल को आगे कर देती है। फूल को आगे करते ही सभी राक्षस वही पत्थर की तरह जम जाते हैं और लाल परी मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लाल परी तुरंत वहाँ से भागती है और सुरंग से बाहर आ जाती है। सुरंग से बाहर आते ही उसे पहाड़ दिखने लगता है। लाल परी उस पहाड़ से नीचे आती है और सुरक्षित परीलोक पहुँचती है। परीलोक पहुँचकर वो फूल रानी परी को देती है और पूरी कहानी सुनाती है। तुम तो बहुत बहादुर हो लाल परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये फूल सभी के काम आएगा। मदनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब बर्तन बेचने वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक 10 साल की बेटी मुन्नी थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनको एकमात्र समय का ही खाना नसीब नहीं होता था। दिन भर बर्तन बेचकर जो पैसे महेश कमाता था, उसी से रात का खाना लेकर आता था। मैं जा रहा हूँ सविता। जा रहा हूँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बड़े दफ्तर जा रहे हो। अरे तुम ऐसा चिढ़ क्यों रही हो? बरसात में घर की छत टपकती है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और दिन भर में एक समय का खाना नसीब होता है, और पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रही हूँ। तभी मुन्नी आकर कहती है, पिताजी आज मेरे लिए एक टॉफी लेते आना। हाँ बेटा जरूर। क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो? बेटा तुम्हारे पिताजी कोई टॉफी वॉफी नहीं लाने वाले, ये तो खाना ले आए वही बड़ी बात मानो। महेश से और ताने नहीं सुने जाते और वो अपना बर्तन का झोला उठाकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लक्ष्मी माता का एक मंदिर दिखता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो वहाँ रुककर कहता है, हे माँ, ये क्या जीवन है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो चुकी है और मेरी बच्ची को बस मैं झूठी आस देता आ रहा हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति का मुझे कुछ तो फल दे दो माँ।
ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और दिन भर बर्तन बेचकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर सविता कहती है, आ गए, आओ आओ, लाओ खाना दो। और हाँ, कल जब बर्तन बेचने जाओगे तो एक बर्तन छोड़ जाना। परसों धनतेरस है, कोई ना कोई बर्तन खरीदना जरूरी होता है। अब तुम नया बर्तन तो खरीद नहीं सकते, अब ये जो बेचने के लिए लाए हो इन्हीं में से एक छोड़ जाना। अच्छा, और अगर छोड़ जाऊंगा तो बेचूंगा क्या? अरे हमारे लिए खाना कैसे लाऊंगा? एक बर्तन में कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या पता वही बर्तन बिकने वाला हो और मैं वही छोड़ जाऊं। महेश कोई बर्तन छोड़कर नहीं जाता और अगले दिन भी सारे बर्तन बेचकर खाना लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सड़क किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखते हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी कुछ मदद कर दूं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर महेश को दया आ जाती है और वो अपने हिस्से का खाना उन साधु महाराज को दे देते हैं। वो खाना खाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है बाबा। महेश उन्हें अपनी सारी गाथा सुनाता है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर इस गिलास को मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आज के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। महेश उस गिलास को देखता है। वो देखने में गंदा सा पीतल का ग्लास लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि वो बिना खाना लिए आया है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, सारे बर्तन भी बेचाए और खाना भी किसी को खिलाए। अब ऐसा करो, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी मुन्नी महेश के हाथ से वो गिलास लेते हुए कहती है, अरे माँ देखो, पिताजी ये गिलास लाए हैं। मैं खाने का कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। ये बोलकर महेश खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। इधर सविता मुंह फुलाकर बैठ जाती है और मुन्नी उस गिलास से खेलने लगती है। अरे वाह माँ, माँ देखो जरा, कितना मजेदार खेल है। अब क्या हो गया मुन्नी, क्या दिखा रही हो? सविता मुन्नी की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उस गिलास में मुन्नी थोड़ी सी मिट्टी डाल रही है और गिलास को टेढ़ा करके मिट्टी नीचे गिरा रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मिट्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है, गिरती ही जा रही है। अब सविता मुन्नी के हाथ से गिलास लेती है और उस गिलास में चावल के 2 दाने डालती है और एक प्लेट में उस गिलास को टेढ़े करके चावल नीचे गिराने लगती है। ये क्या हो रहा है? इतने चावल कहाँ से आए इस गिलास में? अब सविता थोड़े से गेहूं लाती है और उस गिलास में डाल देती है और गिलास को टेढ़ा करती है। गिलास से गेहूं निकलते ही जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, सविता, ये चावल और गेहूं तुम किसके यहाँ से मांग कर लाई हो? अरे चुप करो जी, पहले ये देखो, आप ये जो सोने का गिलास लाए हो, इससे क्या हो रहा है? सोने का गिलास? सविता महेश को पूरी बात बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि ये पीतल का नहीं बल्कि एक जादुई सोने का गिलास है। अब महेश एक बोरी में गिलास की मदद से गेहूं भर लेता है और गेहूं बाजार में बेचकर उसे धनतेरस और खाने का सामान खरीद लाता है और खुशी से घर लौटता है। सविता, ये लो, धनतेरस का सामान। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस बार की धनतेरस सबसे अच्छी मनेगी। चलो घर को सजाते हैं, कल धनतेरस है। अगले दिन सुबह उठकर महेश और सविता धनतेरस की तैयारियां में लग जाते हैं और अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करके धनतेरस मनाते हैं और खुश होते हैं। उनकी खुशी उनके पड़ोसी अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो सोचता है, ये महेश का बच्चा बड़ा खुश हो रहा है इस बार, है? पिछले धनतेरस पर तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। लगता है इसने कहीं चोरी चकारी की है, तभी इतनी खुशी से घूम रहा है। इसे तो मैं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से निकलता है और महेश की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और महेश और सविता की सारी बातें चुपके चुपके सुनता है।
फिर समझ जाता है कि इनके पास जादुई सोने का गिलास है और वो उस जादुई गिलास को चुराकर अपने घर ले आता है। अब मैं बनूंगा मालदार। ये महेश तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो गिलास में दूध डालता है और उसे टेढ़ा कर देता है, पर गिलास से दूध की जगह बहुत से कीड़े मकोड़े निकलकर अर्जुन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। ये देखकर अर्जुन बाहर की तरफ भागता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! महेश अर्जुन का चिल्लाना सुनता है और घर से बाहर आता है। महेश देखता है कि अर्जुन जमीन पर लौट रहा है और उसके ऊपर बहुत से कीड़े हैं जो उसे काट रहे हैं। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ऊपर इतने कोड़े कहाँ से आए? अर्जुन महेश को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसका जादुई गिलास चोरी किया और उस गिलास से ही ये सारे कीड़े मकोड़े निकले और उसके ऊपर चढ़ गए। महेश समझ जाता है कि उसने लालच किया और अर्जुन को उसी की सजा मिली है। अर्जुन, खड़े होकर गिलास से माफी मांगो। तुमको तुम्हारे लालच की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। महेश भी अर्जुन को माफ कर देता है और सब अपने घर चले जाते हैं। अब उस जादुई सोने के गिलास की मदद से महेश अपने काम को और बढ़ाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।